नमस्कार दोस्तों, 27 मई की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देखेंगे। तो सबसे पहली न्यूज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज प्रिवेंटिव। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर्स एंड स्टेट। ये आर्टिकल देखेंगे। फिर 82 फॉरेनर्स को चार्जशीट किया है पुलिस ने। ये जो तबलीगी जमात वाला केस था उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे इंडिया में अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, मिशनरी प्रैक्टिस के लिए, उनके ऊपर ये चार्जशीट फाइल की गई है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से इस समय पे कोविड-19 का रिकवरी रेट क्या चल रहा है इंडिया में, इसे देखेंगे। और चूंकि आरोग्य सेतु ऐप में अच्छे खासे लोग इस समय पे एनरोल हो चुके हैं, लगभग 11 मिलियन लोग इसमें एनरोल हो चुके हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। तो इतने सारे 11 करोड़ लोग एनरोल हो चुके हैं, नॉट 11 मिलियन, आई एम सॉरी दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के चलते इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने ओपन से सोर्स कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप को। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एडिटोरियल में क्या क्या देखेंगे दोस्तों, ये भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो ये जो एडिटोरियल है द हैवी बर्डन ऑफ सोशल सफरिंग, इसको हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। इसमें बुद्धा की आइडियोलॉजी को देख के दिखा के ये बताया गया है कि भाई दुख बहुत है इस दुनिया में, इन माइग्रेंट वर्कर्स को किस तरीके से दुख झेलना पड़ रहा है हमारी इस सोसाइटी में, यहां पे इसकी बात की गई है। फिर ये आर्टिकल है कंटिन्यूज इंडिया ट्रिस्ट विद नेहरूवियन आइडियोलॉजी। तो भाई यहां पे नेहरू जी की और सरदार पटेल जी की आइडियोलॉजी को दिखाया है, उनके काम करने को तरीकों को दिखाया है, उनके मन मुटावों को। इंडिपेंडेंस के बाद समय मिला तो इस आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल में देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो और एग्जाम में इसमें इससे रिलेटेड कुछ भी लिखना सही नहीं है। आगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द कॉमन फैक्टर। यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं और उन इलेक्शंस के चलते डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपोजिशन इनको किस तरीके से परेशान कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑयल प्राइस पिकल एक आर्टिकल है। चूंकि दुनिया भर में ऑयल के दाम गिर गए हैं लेकिन इंडिया में इन ऑयल के दामों को नहीं गिराया गया है, तो इसके ऊपर कुछ कहा गया है इस आर्टिकल में, इसे देखेंगे। और फिर हम लोग फाइनली देखेंगे इस आर्टिकल को जिसको लिखा है डी रघुनंदन जी ने, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहला आर्टिकल कि भाई WHO ने एक मोरेटोरियम लगाया था हाइड्रोक्लोरोक्विन की टेस्टिंग पे। ये मोरेटोरियम इसलिए लगाया था क्योंकि लैंसेट में एक रिपोर्ट आई थी कि जो लोग क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहे हैं उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को देने से वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जो पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, अगर वो इस ड्रग को लेंगे तो उनके मरने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए इसकी टेस्टिंग पे मोरेटोरियम लगाया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन अभी जो चीफ साइंटिस्ट है WHO की, डॉक्टर स्वामीनाथन, लिख लीजिए, वन लाइनर सवाल है ये, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका यह बोलना है कि हमने मोरेटोरियम तो लगाया है इस ड्रग की टेस्टिंग पे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया पूरी तरीके से इस ड्रग्स की टेस्टिंग को पॉज कर दे। कुछ चीजों के साथ, मतलब ड्रग की टेस्टिंग करी जाए, हेल्दी लोगों पे करी जाए, तरीके से करी जाए। जो लोग क्रिटिकली इल हैं, बहुत ज्यादा पहले से परेशान है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके ऊपर ना करी जाए। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि अभी कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन ढूंढी जा रही है उसमें चल रहे हैं सॉलिडेरिटी ट्रायल्स। और इस सॉलिडेरिटी ट्रायल है क्या, तो देखिए एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है। WHO और इसके बाकी पार्टनर्स ने इसको शुरू किया। इसमें 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया भर में इसके ट्रायल्स चलेंगे, अलग अलग कंट्रीज में ट्रायल्स चलेंगे, डाटा शेयर होगा और इसके बेसिस पे पता चलेगा कि ये जो 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये किस हद तक सक्सेसफुल हैं कोविड-19 को रोकने में। इन 4 में कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं? एक है रामदेसिविर, दूसरी है लोपिनाविर रेटोनाविर, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, फिर लोपिनाविर रिटोनाविर विद इन्फेरोटॉन बीटा 1A एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये 4 दवाइयां हैं इस सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल्स आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू कोविड-19 दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अभी एक 3 जज की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जिस तरीके से आपने इस क्राइसिस को हैंडल किया है वो बहुत ही इनएडिक्वेट तरीका है, बहुत सारे लैप्सेस हैं। जरूरी यह है कि इस माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस को बहुत ध्यान से देखा जाए। इसलिए आप इनको फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री खाना,
फ्री लॉजिंग प्रोवाइड करिए। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाई ये जजमेंट आया क्यों है? तो देखिए, पिछले 1-2 दिन के आर्टिकल्स में भी और बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टांस दिखा रहा है एज फार एज हैंडलिंग ऑफ कोरोना एपिडेमिक इज कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे सेंटर ऑफ स्टेट को, तो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि अपने आप, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को किसी एक पर्टिकुलर केस को या प्रॉब्लम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन उस केस को अपने आप अपने पास उठा सकता है। तो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सीनियर लॉयर्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स मर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कुछ भी सीधे सीधे हो नहीं रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने अब तक ये नहीं सोचा है कि सीधे सीधे उनको कुछ पैसा दे दिया जाए ताकि वो खाना पीना खा सके। तो इसके चलते अब इन इट्स सो मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, ये जो चीज होती है ना दोस्तों, यहां पे जो माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री खाना, फ्री रहने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है इन वर्कर्स के। और फंडामेंटल राइट्स को वर्कर्स के प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 इंपावर करता है हाई कोर्ट को। आर्टिकल 32 में लिखा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल को B.R. अंबेडकर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट माना था, हार्ट एंड सोल कहा था हमारे संविधान की। इसके अंदर रिट ज्यूरिसडिक्शन भी आता है सुप्रीम कोर्ट का। आगे चलते हैं भाई, 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों। अब मार्च के समय पे ये प्रॉब्लम हुई थी। क्या हुआ था कि तबलीगी जमात करके एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हुए थे पूजा करने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम्स फॉरेन से भी आए थे यहाँ पे। तो जब वो वहां से फॉरेन से आए दोस्तों, हुआ ये कि उस समय पे कोरोना का आउटब्रेक फैल गया। उस तबलीगी जमात के बहुत से मुस्लिम्स जब वापस अपने स्टेट्स में गए तो कोरोना वायरस को अपने साथ लेके गए। बहुत सारे जो बूढ़े लोग थे उसमें, वो इस कोरोना वायरस की वजह से मर गए। तो इसके चलते 2 महीने से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फाइनली 82 फॉरेनर्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट फाइल होती है तब जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में आप ठीक तरीके से पता चला लेते हो कि एक पर्सन ने एक्चुअली में क्या क्या गलतियां की हैं, और उस गलती के बेसिस से चार्जशीट फाइल होती है और वो चार्जशीट जाती है कोर्ट में और फिर कोर्ट अपनी सजा सुनाती है। ठीक है, तो भाई इन 82 फॉरेनर्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। इनको यह बोला गया कि आपने एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को अटेंड किया। इनके खिलाफ आरोप यह लगा है कि आप टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में आए और टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद आपने एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को अटेंड किया, जबकि टूरिस्ट वीजा पे जब आप इंडिया में आएंगे तो किसी भी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को अटेंड करने के लिए पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने कुछ ली नहीं, वीजा कंडीशंस को आपने वायलेट किया, मिशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, वो तो ठीक है, बट उसके चलते आपने कोविड को फैलाया। ऐसे 900 नेशनल्स के अगेंस्ट इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये 34 अलग अलग कंट्रीज के हैं। इनको कौन कौन से एक्ट्स के अंदर बुक किया जा रहा है, ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये एक्ट्स लिख लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, यूपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इन एक्ट्स को कोट कर सकते हो। तो इसमें फॉरेनर्स एक्ट, फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर सेक्शन 188 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, फिर सेक्शन 269, सेक्शन 270, सेक्शन 271 ऑफ द पीनल कोड। तो इन पीनल कोड्स, इन सेक्शंस ऑफ द पीनल कोड्स के अंदर सेक्शन 188, 269, 270, 271, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, इन सब को वायलेट किया है इन लोगों ने। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का ये स्टेटमेंट आया है कि भैया कोविड की रिकवरी रेट इंडिया में 26.59% थी मई 2 को, और मई 26 को वो हो गई 41.61%। तो ये एक डाटा है यूनिट हेल्थ मिनिस्ट्री का, आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि रिकवरी रेट का डाटा है तो सही है। अगर फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो फर्टिलिटी रेट अप्रैल 15 को लगभग 3.3% था, यानी जितने को हुआ उसमें से कितने मर गए, 3.30% मर गए।
लेकिन अब वो रेट आ चुका है 2.87%, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। ग्लोबल एवरेज जो फर्टिलिटी रेट का है वो है 6.45%। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। लेकिन एक डाटा जो दिया है जिसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई अब मोर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन बताई गई है 0.3 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन। ये डाटा तब तक सही नहीं हो सकता जब तक आपको ये ठीक तरीके से नहीं पता है कि आपके यहाँ कितने कोविड-19 के केस है। यहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स का बोलना है दुनिया भर में 4.4 डेथ्स हुई है पर लाख पॉपुलेशन, पर हमारे यहाँ केवल 0.3 डेथ्स हुई है पर लाख पॉपुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ अभी पूरी तरीके से पता नहीं है कोरोना के केसेस कितने हैं, तो जब तक ये पूरी तरीके से पता नहीं चलता इस तरीके के डाटा को कोट करना सही नहीं है। फिर भाई आरोग्य सेतु की बात हो रही है, लगभग 11 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप है भाई, प्राइवेसी इसमें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो जब इस बात पे बात उठी कि आरोग्य सेतु से लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज, सब लोगों की प्राइवेसी कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी? आरोग्य सेतु में आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ की आप वो शेयर कर रहे हो, तो आपके बारे में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू सरकार के पास पहुंच रही है। और क्या सरकार इस डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा? तो इस चीज के अगेंस्ट में सरकार ने अपना पॉइंट सामने पेश किया है। सरकार ने बोला है कि भाई हम इस आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स कर रहे हैं, और ओपन सोर्स करके क्या किया कि ये जो सोर्स कोड है, वो जो कोडिंग होती है जिससे एक ऐप बनती है, उस कोडिंग को हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, और उस कोडिंग को हम पब्लिक डोमेन में डाल के एक बग बाउंड्री प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये बग बाउंड्री प्रोग्राम क्या होता है? बग बाउंड्री प्रोग्राम वो प्रोग्राम है कि इस ओपन सोर्स को सब लोग पढ़ें, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट लोग हैं, और अगर उनको इसमें कोई गलती दिखती है, कोई वल्नरेबिलिटी दिखती है, तो सरकार को बताएं। और अगर सरकार को लगा कि वो वल्नरेबिलिटी सही है तो इनाम दिया जाएगा इन लोगों को। तो मान लीजिए सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आप ढूंढ पाते हो ऐप की सोर्स कोड में, तो आपको 3 लाख तक का इनाम मिलेगा, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करते हो सोर्स कोड में तो आपको 1 लाख का इनाम मिलेगा। तो इसको बोला है बग बाउंड्री प्रोग्राम। हालांकि जो लोग इतने काबिल होते हैं कि इन सोर्स कोड्स में गलतियां ढूंढ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए 3 लाख 1 लाख कोई बड़ी बात होती नहीं। प्लस ये जो बग बाउंड्री प्रोग्राम है दिस विल बी ओपन टू इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स बोथ, दोनों नेशनल्स देख सकते हैं इस कोड को, ओके। लेकिन केवल इंडियंस को इनाम मिलेगा। जो 3 लाख और 1 लाख वाले इनाम है, ये इनाम केवल इंडियंस को मिलेंगे अगर कोई गलती सामने निकल के आती है। तो सरकार ने अपना स्टैंड सामने रख दिया कि भैया ये रहा सोर्स कोड, इस सोर्स कोड को देखो भाई, इस सोर्स कोड से आपको पता चल जाएगा कि अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सोर्स कोड में कोई सिक्योरिटी एरर है तो हमें बताइए, हम इसको करेक्ट करेंगे। फिर कंटिन्यूइंग इंडिया ट्रस्ट विद नेहरूवियन आइडियोलॉजी, इसको अगर समय रहा दोस्तों तो एंड में देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको शुरू में नहीं देख रहा हूं, रीजन बीइंग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब निकल के आता है फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द कॉमन फैक्टर। यहां से एडिटोरियल डिस्कशन शुरू हो रहा है, द कॉमन फैक्टर ऑन चाइना इन यूएस पॉलिटिक्स। तो आज के एडिटोरियल में ये आर्टिकल है, इसमें यह बताया गया है कि भाई जो नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं यूएसए में, उसमें चाइना का अब एक बहुत मेजर रोल आ गया है, डायरेक्टली भी कह लीजिए और इनडायरेक्टली भी कह लीजिए। कैसे, वो देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए जो वहां के करंट राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने प्रॉब्लम क्या है? 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं भैया। जो लोग अमेरिका में मरेंगे कोविड-19 से, उनका नंबर बहुत जल्दी 1 लाख पहुंचने वाला है। उनकी इकोनॉमी भैया डीप रिसेशन के जाने के कगार पे है, बिल्कुल डीप रिसेशन में जा सकती है, ठीक है भाई। पेंडेमिक हर सेक्टर को अफेक्ट कर चुका है, और साथ साथ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कोविड-19 के पेंडेमिक को डील किया है, उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है दोस्तों को। और खास बात यह है चूंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अटैक मार रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है भैया, इकोनॉमी में जितना काम किया था पूरा काम हो चुका है बर्बाद, कुछ भी अब बचा नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी क्या करें? तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जब गुस्सा आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इसको सुनाना शुरू कर दिया चाइना वायरस, वुहान वायरस, सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया। और ना केवल ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, वो भी भाई सीधे सीधे बोलते हैं कि ये वुहान की एक लेबोरेटरी से लीक हुआ है। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं दे पाया यूएसए, और इसके चलते यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अलग अलग लेवल पे बहुत कुछ कर रहा है। तो कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज में छोड़ दूंगा,
और भी ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं। हो सकता है कहीं ट्रम्प जीत जाए तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को भी ये ब्रेक कर दें, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। अब बीच में चीजें थोड़ी शांत हुई थी, जैसे मार्च के महीने पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है और ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पे कुछ बातचीत हुई, तो कुछ दिन तक तो ट्रंप जी शांत रहे, लेकिन बाद में फिर ट्रंप ने बीजिंग को चिल्लाना शुरू कर दिया और इसको चाइना वायरस बोलना शुरू कर दिया। अब देखिए पिछले साल में चाइना और यूएसए के रिलेशंस कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे। जो पूरा 2019 का जो साल था ना, वो ट्रेड वॉर में निकल गया। बहुत बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ गया था ट्रंप के बीच में और चाइना के बीच में, और बड़ी मुश्किल से जनवरी 2020 में आप कह सकते हैं कि फेज 1 साइन हुआ था एक ट्रेड पैक्ट का। फाइनली ये ट्रेड वॉर थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा था, फेज 1 साइन हुआ था, टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया था, बहुत सारे ट्रेड कंसेशंस दिए थे यूएसए को चाइना ने। बट अब ये जो पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक के चलते भाई सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है। लाखों जॉबें चली गई हैं आपकी यूएसए में, और चाइना की भी जो हालत है वो इकोनॉमिकली कुछ बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस समय पे चाइना में भाई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, खरीदने के लिए मार्केट में लोग नहीं है। प्लस और लोग नाराज हो गए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज नाराज हो गई चाइना से, तो ऑलरेडी वहां से कुछ वो ऑर्डर कर नहीं रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि भाई नवंबर में प्रेसिडेंशियल पोल आने वाले हैं, तो यूएस में जो अपोजिशन है, अपोजिशन को बहुत मौका मिल गया है, और अपोजिशन जो कि डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेट्स हैं अपोजिशन में। इन डेमोक्रेट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, अब इस बार के वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी समझ में आ रहे हैं। तो ये जो बिडेन जी डेमोक्रेट्स हैं, जो कि आपके ट्रंप के अपोज में है, रिपब्लिकन्स के अपोज में है। इन डेमोक्रेट्स के बिहाफ पे जो बिडेन शायद प्रेसिडेंट बनेंगे अगर वो जीतते हैं। तो जो बिडेन जी लगातार भाई ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, स्कैदिंग अटैक्स हो रहे हैं। ऑब्वियस ये बात है, अपोजिशन अटैक करता है रूलिंग पार्टी पर। अटैक किस बेसिस पे किया जा रहा है? अटैक इस बेसिस पे किया जा रहा है दोस्तों, जो बिडेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने अर्ली लॉकडाउन को नहीं लगाया। शुरू में उस वायरस की सीरियसनेस को ट्रंप ने नहीं समझा, जिसके चलते यह वायरस बहुत ज्यादा फैल गया। खासकर न्यूयॉर्क तो बिल्कुल ही हॉटस्पॉट बन गया था, पूरी दुनिया का वायरस का हॉटस्पॉट बन गया था, ऐसा बोला गया। ओके, अब यहां पे ट्रंप जी ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे रिस्पॉन्स दिया? ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का यह बोलना है कि ये जो बिडेन बोल रहे हैं ये बीजिंग बिडेन है। ट्रंप का यह बोलना है कि जो बिडेन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि इनको चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना चाहिए, चाइना को ब्लेम करना चाहिए। और जो बिडेन क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, और जब भी कोई पार्टी इलेक्शन को लड़ती है तो उस इलेक्शन में जो कैंपेनिंग वो करती है, जिस प्रोपोगेंडा को वो इस्तेमाल करती है, वो उसकी पॉलिटिकल हार्डलाइन होती है। तो यहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं और जो बिडेन है, उनके पास एक टफ चॉइस आ गई है। अगर वो यहां पे ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज करेंगे तो एक चीज वो रूलिंग पार्टी के फेवरेबल बोल रहे हैं, जबकि अपोजिशन का क्या होता है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलता है। दूसरी चीज, अगर जो बिडेन ओपनली चाइना के अगेंस्ट में बोलते हैं इस वायरस को लेके, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मान लो कल को वो जीत के आगे आते भी हैं तो चाइना के साथ उनके रिलेशंस खराब रहेंगे। तो ऑपोजिशन के सामने भी ये प्रॉब्लम है भाई कि क्या किया जाए, चाइना के अगेंस्ट बोला जाए या चाइना के फेवर में बोला जाए। फेवर में तो बोल नहीं सकते, अगेंस्ट बोले ना बोले समझ में आ नहीं रहा है। और फंस यहां पे कौन रहा है दोस्तों? फंस यहां पे रहे हैं वो यूएसए के नागरिक जो वोट डालते हैं, क्योंकि वो इस समय पे इकोनॉमिकली इनसिक्योर हैं, बहुत जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है, नौकरियां उनकी चली गई हैं, बिजनेस ठप हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। अब क्या होगा आगे ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। हालांकि यहां पे ऑथर का ये भी बोलना है कि यूएसए चाइना की लड़ाई से दुनिया को कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा यही रहेगा कि दोनों लोग आपस में कुछ अरेंजमेंट कर लें जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल प्राइस पिकल को लेके। देखिए ऑयल प्राइस पिकल, ये जो आर्टिकल है यहां पे ऑयल प्राइसेस की बात की गई है इंडिया में। आपको पता है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते दुनिया भर में जो ऑयल के दाम है बहुत नीचे गिरे हैं। अब यहां पे जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि भाई तेल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम एक लिमिट से ज्यादा नहीं गिरे हैं, और उसके चलते जो सेविंग्स आ रही हैं, जो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू के चलते हम लोगों का वेलफेयर कर पाएंगे, हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम लोग गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। ये लॉजिक दिया सरकार ने, लेकिन ये लॉजिक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा दिए गए हैं। 2019 ईयर के क्लोजिंग पे
जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थे, अभी के ग्लोबल ऑयल प्राइसेस उससे 45% कम है, ऑलमोस्ट 45% कम है दोस्तों। और दुनिया भर में तेल के दाम गिर गए हैं। अब इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के चलते व्हीकल्स ज्यादा सड़क पे निकल नहीं रहे हैं, कंजम्पशन रुक गया है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बंद है। इस समय पे जब कंजम्पशन रुका हुआ है, जब लॉकडाउन खुलेगा, अगर पेट्रोल के दाम को गिरा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन थोड़ा बढ़ सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ सकती है। और एक और लॉजिक यहां पे दिया जा रहा था कि जब सेंटर पावर में आया था, तो सेंटर जब पावर में आया था तो उसने ऑयल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया था। डीरेगुलेट करने का मतलब है कि भाई ऑयल प्राइसेस विल डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, जो मार्केट में चल रहा होगा उस हिसाब से ऑयल के प्राइस होंगे। लेकिन यहां पे कुछ और देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को यह मिल रहा है कि भले ही दुनिया भर में तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो पेट्रोल पंप पे तेल गिर रहा है उसके दाम नहीं गिर रहे हैं, और जब जब गिरे भी हैं तब सेंटर ने टैक्स लगा के उन दामों को बढ़ा दिया है। अभी मई की शुरुआत में ही एक और एक्साइज ड्यूटी लगी है पेट्रोल पे और डीजल पे, यानी 2 महीनों में 2 बार एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोल पे और डीजल पे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक पेट्रोल पंप है दिल्ली में, वहां पे जब पेट्रोल को बेचा गया तो 1 लीटर बेच रहा था 71.26 रुपए का। इस 71.26 रुपए में जो पेट्रोल का दाम था, ओके दोस्तों, जो पेट्रोल, और सुनिए, पेट्रोल का दाम वो भी फ्रेट के साथ मिला के, तो पेट्रोल का दाम फ्रेट के साथ मिला के जो बेस प्राइस था पेट्रोल का वो था 18.28 पर लीटर। लेकिन इस 71.26, देखिए बेस प्राइस इतना है और इस बेस प्राइस के ऊपर ये बिक कितने का रहा है, 71.26। इसमें बोला गया इस 71.26 में जो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू है वो इस 18.28 का 1.8 गुना है, यानी कि लगभग अगर आप जोड़ोगे तो 33 रुपए के लगभग, अप्रोक्सीमेटली 33 रुपीज इन दिस 71.26 रुपीज इज गोइंग इन गवर्नमेंट कॉफर्स, इज गोइंग इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। आप सोचिए 71.26 रुपीज पर लीटर, 33 रुपए सेंटर के पास जा रहा है। तो ये बातें बोली गई। तो लॉजिक ये दिया गया है कि जब सेंटर ने अपने राज्य में आते ही ये बोला कि भाई हम तेल के मार्केट को डीरेगुलेट कर रहे हैं, और डीरेगुलेट करने के बावजूद भी आप टैक्स लगा लगा के पेट्रोल के दाम ऊपर रख रहे हो। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम नीचे गिर गए, लेकिन इंडिया में आपने पेट्रोल के दाम नीचे गिरने नहीं दी गए। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिरे हैं तो उस चीज का फायदा आप लोगों तक भी पहुंचने दो, पर सरकार ऐसा होने नहीं दे रही। और यही सरकार जब 2018 में बहुत सारे असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, उस समय पे पेट्रोल के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे थे, लेकिन उस समय पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। क्यों? ताकि पेट्रोल के दाम एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गए तो उनको असेंबली इलेक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कहा गया है और करा गया है कि भैया अगर दाम डीरेगुलेट हुए हैं तो आप लोगों तक उन दामों के बेनिफिट्स को पहुंचने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं, जॉब लॉसेस हो रही हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स बजट्स गिर गए हैं, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। तो अगर एक बार के लिए ट्रांसपोर्ट फ्यूल सस्ता होगा तो वो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी लाएगा। फिर सरकार ने इस साल बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आप कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखे हैं बहुत सारे। तो अगर ये जो आपके बड़े बड़ी ऑयल कंपनीज है, इसमें अगर आप डिन इन्वेस्टमेंट को भी सक्सेसफुल करना चाहते हो तो जरूरी ये है कि इनके द्वारा फिक्स किए गए दामों को आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से रखें, ना कि अपनी टैक्स ड्यूटी लगा के आप इनको बढ़ाते चले जाएं। ये बात बोली गई है। फिर एक और आर्टिकल है, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। यहां देखिए चीजों को ट्रेस किया गया है हमारी इंडिपेंडेंस से। यहां पे जो ऑथर है उन ऑथर ने बोला है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑथर है डी रघुनंदन जी। अब बात किया जाए डी रघुनंदन जी है कौन दोस्तों, तो डी रघुनंदन जी दिल्ली साइंस फोरम के साथ काम करते हैं, ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के साथ ये जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए जब आजादी हुई, आजादी के बाद स्टेट रन हेवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बहुत सारी हेवी इंडस्ट्रीज बनाई गई और शुरू शुरू में इन हेवी इंडस्ट्रीज ने ठीक से काम करना भी शुरू किया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब आया 1970 और 1980s का टाइम। 1970 1980s में दुनिया भर में रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही थी। उस समय पे हमारी जो हेवी इंडस्ट्रीज थी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, इनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत थी, पर इनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन उस समय पे किया नहीं, जबकि दुनिया के बाकी देशों में स्पेशली चाइना में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ।
उस समय पे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड था, तो प्राइवेट सेक्टर भी कोई खास रोल यहां पे प्ले कर नहीं पाया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जहां दुनिया के बाकी भागों में, ये 1970 से 1980 की बात हो रही है, उस समय पे जहां दुनिया के बाकी भागों में रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही थी, इंडिया में वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, जिसके चलते आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लो प्रोडक्टिविटी दिखेगी, लो क्वालिटी, लो टेक्नोलॉजी, और हम हो गए ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव। चाइना जैसी कंट्रीज के सामने हम कहीं थे ही नहीं। फिर इंडिया एक जगह पे और नुकसान हुआ इंडिया को, इंडिया कंप्लीटली मिस द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, तो भाई थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ चीजें सामने निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट निकलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें भाई दुनिया में बहुत तेजी से आगे जाएंगी, यूएस के, यूरोप के, चाइना के मार्केट्स भर जाएंगे। बट इंडिया में भाई इन सब चीजों से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं उस समय में। तो 1970s 1980s के एंड तक कुछ भी नहीं हुआ। वो अलग बात है कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आएगा, उस बारे में हम अभी बात करते हैं। तो भाई हमने थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी कुछ नहीं किया। आज की डेट में हम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है भैया, जबरदस्त, सबके पास फोन है, दो दो फोन है, लेकिन कितने फोन हम अपने देश में बनाते हैं भैया, फ्रैक्शन हम लोग अपने देश में बनाते हैं, ज्यादातर चीजें बाहर से आती हैं। इनफैक्ट इन फोन्स में लगने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत कम इंडिया में बनते हैं, ज्यादातर बाहर ही बनते हैं। फिर भाई 1991 का समय आया। 1991 के समय में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया। अब जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो यहां पे बात हुई कि सेल्फ रिलायंस की जरूरत क्या है। अरे दुनिया भर में चीजें बन तो रही हैं, तो दुनिया भर में जो चीजें बन रही हैं उनको सस्ते में खरीद लो, यहां पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की क्या जरूरत है। ये लॉजिक आ गया और उस लॉजिक ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फायदा हमको यही मिला कि हमने बाकी जगहों सस्ती बनी हुई चीजों को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अपने आप से हमने कुछ R&D नहीं करी। जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो वैसी की वैसी इनएफिशिएंट रही, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं रही, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी कम हुआ। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, वो प्राइवेट सेक्टर ने हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है दोस्तों। और खास बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से इंडिया में आ रहा था, वो जो भी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था वो अपनी खुद की कंट्री में कर रहा था। ज्यादातर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई, बायोटेक्नोलॉजी में हुई, फार्मा में हुई, ज्यादातर बाहर की कंट्रीज में हुई। इंडिया में इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर आगे देखते हैं। वहीं पे आप देखोगे जो बाकी कंट्रीज है उस समय पे, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की इस समय में। खासकर उनका टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का जो समय था वो था 1970s का, 1980s का। खास बात यह है कि 1970s तक इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी और फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज थी उनमें ज्यादा फर्क नहीं था, बट ये फर्क बढ़ता ही चला गया 1970s के बाद, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ये जो नेहरूवियन सोशलिज्म था ना, इस नेहरूवियन सोशलिज्म का एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये भी था कि हमें सेल्फ रिलायंस करना है, और सेल्फ रिलायंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है हमें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है हमें, जो कि यहां पे हुआ नहीं। साउथ कोरिया की दोस्तों अगर आप बात करेंगे, साउथ कोरिया बहुत तेजी से उभरा है टेक्नोलॉजी में। आज की डेट में साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री बन के सामने आया है भाई। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जबरदस्त मार्केट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जबरदस्त मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स में कोरियन कंट्रीज कंपनी टॉप पे है, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर्स, मशीनरी सब में टॉप पे है। जाने कोरिया कितने देशों को इन मशीनरीज को एक्सपोर्ट करता है, ग्लोबल पावर हाउस है वो मैन्युफैक्चरिंग का। उसी तरीके से अगर आप ताइवान की बात कर लो, ताइवान ने भी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, जैसे रोबोटिक्स में काम किया, माइक्रो प्रोसेसर्स में काम किया। सिंगापुर, हांगकांग भी पीछे नहीं रहे, वो भी अपने आप आगे से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो ताइवान है और ये जो हांगकांग है, बैक एंड से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का इनके पास सपोर्ट रहा है। हांगकांग इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ स्पेशल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो भी एक मेजर फैक्टर था। प्लस आप देखोगे दोस्तों कि जो स्टेट इन्वेस्टमेंट थी इन जगहों पे, खासकर अगर आप बात कर लो साउथ कोरिया की, फिर हांगकांग की, सिंगापुर की, यहां पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्टेट इन्वेस्टमेंट रही है वो बहुत ज्यादा रही है। इन सब कंट्रीज ने कम से कम 3 से 5% ऑफ देयर जीडीपी R&D में स्पेंड की है। लेकिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे, प्रेजेंटली ओनली 1% ऑफ जीडीपी इज बीइंग स्पेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और खास बात देखिए दोस्तों, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, हांगकांग, सिंगापुर,
और आज की डेट में साउथ कोरिया, यूएसए 3 से 5% इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड किया है। और उसके अलावा एजुकेशन की बात कर लीजिए, स्किल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, इस पे 4 से 6% स्पेंड किया है इन्होंने, खासकर स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे। और इंडिया में तो भैया ना के बराबर स्पेंड होता है एजुकेशन पे। तो 4 to 6% इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और रिसर्च और डेवलपमेंट में 3 से 5%, यानी इनकी लगभग 7 से 10% ऑफ द जीडीपी इन दो मेजर चीजों में जाती है। और खास बात दोस्तों ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट, स्कूलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो इमीडिएट फायदा नहीं दिखाते हैं, इनके फायदे लॉन्ग टर्म होते हैं। और इंडिया की लीडरशिप को हमेशा से इमीडिएट फायदे चाहिए थे, तो लॉन्ग टर्म चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अगर आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करो तो देखिए, बाकी कंट्रीज के लिए, जैसे कि आप सिंगापुर के लिए कह सकते हैं, आप साउथ कोरिया के लिए कह सकते हैं कि भाई इनकी पॉपुलेशन कम थी, इनका एरिया कम था, तो इनके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पॉसिबल थी। इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं थी, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा थी, गरीबी ज्यादा थी। बट ये चीज तब गलत हो जाती है जब आप चाइना को देखो, चाइना की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखो। चाइना आज की डेट में जियोपॉलिटिकल सुपर पावर बन गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ गया, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी चाइना की यूएसए से भी ज्यादा है। 2035 तक कहा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी में चाइना टॉप पे होगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा चाइना के पास है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बायोटेक, फार्मा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हर जगह पे चाइना बहुत आगे है। इसलिए ये बोल देना कि भैया इंडिया के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी गरीबी थी, इतना बड़ा देश था, इतनी बड़ी आबादी थी, इसलिए वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बिल्कुल ही इतने ज्यादा डिसएडवांटेज हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं दोस्तों, अभी भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। भले ही यूएसए, यूरोप, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज, इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेल वैसी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम्स में, सोलर सेल्स मॉड्यूल्स में, एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक, फार्मा, इन सब में अभी भी हम डेवलप्ड कंट्रीज को कंपटीशन दे सकते हैं। हमारे पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम ज्यादा पैसा एलोकेट करते हैं अपनी R&D को तो हम पहुंच सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं इसमें दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे दोस्तों ये है कि स्टेट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी के लिए जो सरकार केवल 1% खत्म करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ, इसको खत्म करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा एलोकेट करना चाहिए। ज्यादा पैसा एलोकेट किसको होना चाहिए? तो भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्यादा पैसा एलोकेट करना चाहिए। फिर प्राइवेट सेक्टर में वो फर्म्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, उनको पैसा जाना चाहिए। उनको एक प्रॉपर टारगेट्स देने चाहिए कि आपको इस समय तक ये चीज करनी है, अगर आप ये कर देंगे तो इसके आगे आपको और पैसा दिया जाएगा। इस तरीके के आप कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स ऑफर किए जाने चाहिए। फिर इंडिया जो एजुकेशन पे पैसा खत्म करता है वो बहुत कम करता है, तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जो कि बेनिफिट्स यहां पे बताए गए हैं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स हैं। यहां पे मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूं, मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखना चाह रहा हूं दोस्तों, ज्यादा लंबी वीडियोस कोई देख नहीं रहा। जब मैं एवरेज व्यूअरशिप देखता हूं तो केवल लगभग 5 या 6 मिनट्स देखते हैं लोग वीडियो को, तो मैं 52 मिनट्स की वीडियो बनाऊं और लोग उसे देखें ना तो फायदा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज्यादा आप एंगेजमेंट दिखाएंगे वीडियो से, उतनी ही ज्यादा और अच्छी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।